नमस्कार दोस्तों। आज से मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, यानी 10 तारीख। और आज ही राज्यपाल जी के अभिभाषण से ये सत्र शुरू हुआ। एग्जैक्टली बजट सत्र की अगर हम स्टेजेस को देखें, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है जो आज हो गया। तो अभी हम डिस्कशन उसी के ऊपर कर रहे हैं कि क्या उस अभिभाषण का सार क्या था और हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और फिर परसों जो है अगर कहा जाए फुल फ्लैश बजट जो है वो वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। तो पूरा सब कुछ एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले राज्यपाल जी के अभिभाषण को बताने के लिए यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सबसे पहले दिखा दिया कि आप अगर मान के चलिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 176 देखें तो उसमें लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण वर्ष के निर्वाचन के पश्चात जब भी अगर कहा जाए विधानसभा का इलेक्शन होगा उसके बाद प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र जब भी आरंभ होगा उस समय जो अगर कहा जाए उसको एड्रेस करेंगे, है ना। तो इसी के तहत जो है वो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए इसमें क्या है ना। ज्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो पहला के मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में उपस्थित होकर, यानी पांचवा सत्र है इस विधानसभा का जो चल रहा है अभी सेशन उसका। और उसमें देखिए, एक तो यह है कि हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ें जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दो तरह की बात होती है। एक तो पूरा हम सार समझें, दूसरा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ देखें। तो वो हमारे लिए जो सब कुछ है वो वाला काम का नहीं है। हमारे लिए काम का है वो फैक्ट, वो फिगर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट को चाहिए। हम उसी के हिसाब से उसको देख रहे हैं। तो एक तो ये हमको बेसिक सबको याद रखना है कि भाई हम अभी 16वीं विधानसभा में है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद फिर जो है अगर कहा जाए कि राज्यपाल जी का अभिभाषण शुरू हुआ तो मेरी संकाल सरकार ने संकल्प पत्र 2023। तो टेक्निकली अगर कहा जाए मध्य प्रदेश सरकार, ऐसे भी मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करी और मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो बातें उसमें की गई उसी सब को जो है वो पूरा करने में सरकार जो है लगी हुई है। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको मिला कि केन बेतवा परियोजना से प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों में, यानी अब आपको देखो क्या होगा ना, एग्जाम सेटर के लिए कितने जिले हो रहे हैं कहाँ से हो रहा है वो नहीं। एग्जाम सेटर के लिए क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम सेटर के लिए पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के कितने जिले जो है अगर कहा जाए सिंचाई और पेयजल की सुविधा से बढ़े जुड़ेंगे, तो 10 जिले हो गए। जस्ट उसे नीचे लिखा हुआ है कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना से 11 जिले लाभान्वित करेंगे। ये हमारा क्लैश होते हैं ये 10-11 के चक्कर में, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा उसी के नीचे लिखा हुआ है कि पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना से राजस्थान को भी जो है वो लाभ मिले। यानी अब आपको स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि जो केन बेतवा है वो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश को लाभ देगी, पार्वती काली सिंध जो चंबल है वो राजस्थान को लाभ देगी। और तीसरी जो अंतरराज्यीय परियोजना है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, वे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। अब ये क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में उलझन वाले। अभी हमने केन बेतवा तो समझा है, वो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना भी हमारे दिमाग में रहती है। यह ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना आ गई। तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से किए जाने की दिशा में एक प्रक्रिया चल रही है। अब आगे क्या होगा देख रहे हैं। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खंडवा जिलों में सिंचाई में लाभ होगा। ये एक बेनिफिट है, इससे सिद्ध भी है। वैसे भी आप अगर मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बुरहानपुर से होते हुए ही ताप्ती जो है वो बहती है ना। तब वहाँ ताप्ती मिल नाम की एक मिल भी है बुरहानपुर में, बहुत फेमस। तो ये एक बेसिक है कि 2 जिलों यहाँ पर। फिर उसके बाद वो नीचे लिख रहे हैं कि राज्य के भीतर गंभीर नदी और कान नदी को जोड़ने का कार्य को स्वीकृति दे दी गई, यानी दोनों रिवर जो है लिंक होगी। कान नदी तो आपको ये पता ही होगा कि मतलब बहुत ज्यादा पहले पॉल्यूटेड थी, अब उसको साफ किया जा रहा है। और ये सिंहस्थ से भी जुड़ा हुआ है मुद्दा। यहाँ पर ये दो नदियां जो है वो लिंक हो रही। तो अब हमारे सामने वो 10 जिले, 11 जिले, राज्य, यानी ये रिवीजन हो गया। ये हमने पढ़ रखे हैं पर रिवीजन हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्ञान, यानी मैंने अभी अपने बच्चों को 4-5 दिन पहले ही जब मैं मेंस का एक आर्टिकल पढ़ा रहा था तो मैंने उनसे बोला था कि राज्य सरकार किस दिशा में बजट लाएगी। 12 तारीख को बजट का मूल आधार होगा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ज्ञान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस विषय पे काम कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप अभी मध्य प्रदेश सरकार के जो नई पॉलिसीज हैं उनको ध्यान से देखोगे ना तो उसमें जैसे विकसित भारत है तो विकसित मध्य प्रदेश का विचार है।
ठीक है, मेक इन इंडिया है तो मेक इन मध्य प्रदेश का या मेड इन मध्य प्रदेश का विचार है उसमें। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस दिशा में चल रही है, राज्य भी मुझे अगर कहा जाए उसी दिशा में चल रहा है, विकसित भारत से विकसित मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही हमें दिख रहा है कि चार, तो ऐसे तो फुल फॉर्म वैसे सबको याद ही रहता है, गरीब युवा अन्नदाता नारी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरी सरकार चार मिशन है ना, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन का प्रारंभ कर दिया। ये चार मिशन हैं, जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी हम केवल और केवल इस जो है वो बजट अभिभाषण को रीड कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार कौन सा मिशन जो है वो अगर कहा जाए चला रही है, युवा मिशन, गरीब कल्याण मिशन, ऐसे आपको पूछा जा सकता है तो उसमें। फिर अगला है, जैसे अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत टॉपिक डाल दिया उन्होंने नए वाले सिलेबस में, अगर आप ध्यान से देखें तो लिख रहा है कि मेरी सरकार बहु है। देखिए मैं एक बार और आपको बता, मैं यहाँ कोई भी उन फिगर की बात नहीं करूंगा जो इस भाषण के अंदर या अभिभाषण के अंदर नहीं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये है कि इस अभिभाषण में जो बातें वो आप समझो कि एग्जाम में क्या जैसे लिखा हुआ है कि मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी इंडेक्स है तो ठीक है, उसमें गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया, ये हो गया। हाँ, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा तो गरीब कल्याण मिशन क्या है, क्या प्रावधान है, ये हम पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए हो गया कि भाई गरीब कल्याण मिशन क्यों शुरू किया। तो खाली गरीबी नहीं, बहुआयामी गरीब, बहुआयामी गरीबी के कई पैरामीटर, उन पैरामीटर्स के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। उसके लिए जो है अगर कहा जाए इसको शुरू किया गया। दूसरा वो नीचे लिख रहा हुआ है कि ये जो गरीब कल्याण, अब यहाँ पर आपको यही प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, गरीब कल्याण मिशन के तीन प्रमुख घटक क्या है, मतलब तीन उसके कंपोनेंट बताना है। फर्स्ट कंपोनेंट तो ये हो गया बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, यानी लगातार हमको अपनी स्थिति में सुधार करना है। मल्टी डायमेंशन है ना, एक होती है गरीबी और एक होती है बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी से आप जल्दी बाहर निकाल सकते हो किसी स्टेट को, गरीबी से निकालने में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है ना। फिर उसके बाद आजीविका, जो लाइवलीहुड है उसको हमको बेहतर करना है, और जो इंस्टीट्यूशन है उनको हमको क्या करना है, जो है वो एम्पावर करना है। ये तीन कंपोनेंट हो गए। यही क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन आपका हेल्दी तैयार हो गया कि आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारी स्थिति को सुधारने के लिए गरीब कल्याण मिशन जो शुरू किया गया उसके कंपोनेंट्स में शामिल हैं। तो ये तीन ही कंपोनेंट हैं, बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण मतलब लाइवलीहुड को हमको इम्प्रूव करना है, और एम्पावर करना है जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जितने भी सरकार के जो संस्थान चल रहे हैं, जैसे लाइक एमएसएमई के लिए कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है, या वेलफेयर के लिए अगर कहा जाए स्कीम्स किसी डिपार्टमेंट के थ्रू चल रही, उनको और कैसे एम्पावर किया जाए यह। फिर सीधे आ गए, मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को ला रही है। अब उसमें क्या कर रहा है, वो नीचे आ गया, विवेकानंद युवा मिशन प्रारंभ किया, समस्त 54 विभाग में संचालित युवाओं के हितों की योजनाएं और कार्यक्रमों के समन्वय। अब ये तो साफ है कि जो विवेकानंद युवा शक्ति मिशन हम लेकर आए, कितने डिपार्टमेंट से लिंक हो गया, 54 डिपार्टमेंट से। हर डिपार्टमेंट में यूथ के लिए जो भी कुछ हमको करना है वो सब ऑटोमेटिकली इससे लिंक होगा यहाँ पर। तो ये साफ लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये पहला हो गया। उनकी क्षमता में संवर्धन करना, ये हो गया। उद्यमिता प्रशिक्षण, इंटरप्रेन्योरशिप जो अगर कहा जाए उनके अंदर लेकर ही आना पड़ेगा, ये हो गया। उनको जो है अगर कहा जाए सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये भी हो गया। यहाँ तो इनसे ही हुआ। अब मतलब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो गरीब मतलब ऊपर एक क्वेश्चन हो गया, ये एमपीपीएससी मेंस अगर लिख रहे हो ना आप, उसमें भी काम आए कि गरीब कल्याण मिशन के उद्देश्य लिखो या युवा शक्ति मिशन के उद्देश्य लिखो, ये पूरे क्वेश्चन आपस में लिंक है। अगर हम टीच को ठीक तरीके से समझे तो हमारे आंसर दिमाग में आ सकता है कि अच्छा युवा जो अगर कहा जाए शक्ति मिशन है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है, उद्यमिता को बढ़ाने की बात कर रहा है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की बात कर रहा है, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है। यही तो प्रश्न आ रहे हैं आजकल, और क्या आ रहा है। फिर सीधे आ गए, महिलाओं के समग्र और सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया। ये भी एक, अभी कितने सारे मिशन हो गए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण मिशनों के ऊपर एक लेख लिखने को आ जाए तो लिख सकते हो ना। अब देवी अहिल्याबाई नारी का सशक्तिकरण, यहाँ पर अगर कहा जाए जो मिशन है इसका क्या उद्देश्य है, बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर करें,
उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण, आर्थिक विकास, सुरक्षा, महिला बालिकाओं की विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित। मतलब आपसे एक इंटरव्यू में पूछ ले आज पीएससी का कि यार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो हमको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो है वो प्रयास करना है। हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करना है। हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उनकी सेफ्टी के लिए हमको जो है वो काम करना पड़ेगा। उन्हें इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंस बनाना पड़ेगा, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन बनाना पड़ेगा। और जो हमारी जो एक सोशल और इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनका पार्टनरशिप जो है, उनकी उनकी भागीदारी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो टेक्निकली यहाँ पर समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन के लिए पुरुषों में सबसे बड़ी चीज है, कानून बनाने से काम नहीं चलता, हमें संवेदनशील समाज खड़ा करना है। आज हमारे समाज के अंदर से संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। आप देखो ना, जो मारकाट और ये सब फिल्मों में आजकल आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत हद तक जो अगर कहा जाए अपनी संवेदना को खत्म कर रही है। तो आज महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, ब्रूटल क्राइम होते हैं, कभी आपने सोचा कि इतना घृणित अपराध, मतलब कि रूह कांप जाए किसी की, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समाज संवेदनशील नहीं रहा। ठीक है, तो अब हमको पुरुषों में संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली जागरूकता विकसित करना है। और वो बच्चों को घर से ही मिलेगी, युवाओं को घर से ही मिलेगी, वहीं से वो जगह कहा जाए सोसाइटी को समझना शुरू कर। नहीं तो आप सोचोगे हम कानून बना देंगे, फलाने कानून से हम मृत्यु दंड दे देंगे, पास्को एक्ट के तहत हम मृत्यु दंड दे देंगे, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है ना। केवल और केवल हमको सोसाइटी को, उसकी मोरल वैल्यूज को इम्प्रूव करना है। उसको जो है अगर कहा जाए उसके उसके अंदर संवेदनशीलता को लेकर आना, कितना बढ़िया। मतलब आज आप कहीं किसी इंटरव्यू को दे रहे हो पीएससी का, कोई बच्ची अगर इंटरव्यू दे रही है पीएससी का, उसके लिए तो हीरो है ये आंसर। उससे पूछा जाए यार क्या लगता है कि तुमको कि क्या करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो यही आंसर टिक पेस्ट करना है। कुछ गलत नहीं है, बढ़िया लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे उसके बाद हम चले गए किसान पर। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, मतलब जो हमारे यहाँ जो किसान पैदा कर रहे हैं चीज, उसका मार्केट केवल नेशनल लेवल पे ना मिले, इंटरनेशनल लेवल पे मिले। आज हम अपने प्रोडक्ट के साथ ग्लोबल सिनेरियो में कॉम्पिट करें। आज हमारी जो उपज है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन करें बट क्वालिटी प्रोडक्शन करें। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब तक हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वो किसान को जो उसकी आय दुगना करने या उसको मुख्य धारा में शामिल करने की जो बात करते हैं वो कैसे हो पाएगी? संभव ही नहीं है। तो आधुनिक तकनीक साधनों को बढ़ावा, मतलब अब ये फिर एक क्वेश्चन हो गया। आज आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई किसान कल्याण मिशन या किसानों के कल्याण के लिए क्या है, तो आप कहोगे भाई किसान जो है हमारा, उसको आज हमको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना है ले जाके। आज उसकी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना, उसको नई टेक्नोलॉजी, एआई से, ड्रोन से, रोबोटिक्स से उसको जोड़ना पड़ेगा, तकनीक से उसको परिचित कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यही तो चीज लिखी। इसीलिए लिखा ना कि मेरी सरकार कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो राज्यपाल जी का जो भाषण है, ये भाषण नहीं है, ये एक विचार है, जिसको सरकार कितना इम्प्लीमेंट करेगी ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है ना। ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी हकीकत पर कितना आएगा वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बट क्या इससे हम अपने लिए कुछ नहीं सीख सकते? आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कई योजनाएं किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 80 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जा रही है। 2,000, बाकी ये किस्त विस्त तो हमारे काम की नहीं है ना। दूसरा, योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई, ये भी अच्छा है। गेहूं के उपार्जन में भी हमने प्रति कुंटल जो है वो 175 रुपए का बोनस दिया। ये वैसे आते नहीं, मतलब एमएसपी वगैरह वाले क्वेश्चन एग्जाम वाला नहीं पूछता, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहिए कि एमएसपी वाले क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन जो अगर कहा जाए कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे लिखा ना कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम, तो अब हमको दिख रहा है कि पहले महाराष्ट्र हमसे बाजी ले गया, अब हम फिर से आ गए। तो टेक्निकली वो ये लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों से 4,892 रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य पे सोयाबीन खरीदा गया। सीधी सी बात है, इससे किसान जो है, देखो किसान की इनपुट कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसकी कारण मजबूरी है कि हम बहुत हद तक जो है वो, हमने जब फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करी, हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात ही नहीं करी।
हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ा ली कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। आज प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो उससे जो लाभ है वो कम। अब हम अगर उसको एमएसपी ज्यादा देंगे, ज्यादा उस पर खरीदेंगे, तभी वो उन फसलों को लगाने के लिए आकर्षित होगा या करेगा जो उससे उसको लाभ मिले। तो ये तो हमारे लिए इतना काम का नहीं है, एक जो है वो अगर कहा जाए। फिर नीचे लिख रहा है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, सबको मालूम है, कोदो कुटकी के लिए हमने ये योजना शुरू करी। इस साल ही मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है भी है। अब करंट अफेयर्स की तो मेरी क्लास पढ़ अब भी डाला मैंने वीडियो, उसको भी नहीं देखते बच्चे, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या देखना चाहते हैं आज के स्टूडेंट्स। उत्पादन किसानों को 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से डायरेक्ट बेनिफिट ग्रांट दे रहे हैं। यानी अब ये हमारे लिए हो गया कि भाई जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, उसमें 10 रुपये पर केजी का प्रोविजन था कि भाई एक्स्ट्रा आम जो है जो भी आप बेचोगे उस पर 10 रुपये प्रति जो है वो किलो आपको अलग से सहायता जो है वो दी जाएगी। अब उन्होंने उठाकर उसमें एक और जगह कहा आ जाए कि ये निकल कर आ गई कि 3,900, यानी जो भी एक उसमें से फुलफिल हो जाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसे भी कोदो कुटकी आपको मालूम है, ये मिलेट्स जो होती है, कोदो कुटकी सावा रागी बाजरा ज्वार, इनकी एक खासियत होती है, इनको पानी की कम जरूरत पड़ती है, नंबर वन। बुरे से बुरे क्लाइमेट में सरवाइव कर जाती है, नंबर टू। दूसरा कि ये श्री अन्न है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी बहुत अच्छी होती है, और आने वाले समय में लगातार इनका उपयोग धीरे धीरे लोग बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाएंगे। तो ये तो एक हमको 3,900 रुपये प्रति क्विंटल की कहानी इसमें पता चल गई। फिर जो अगर कहा जाए, नीचे लिखे कि विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्पण प्रत्येक पैक्स पैक्स एग्जैक्टली जो अगर कहा जाए कमेटीज होती हैं, डिजिटलाइज कर दी हमने, जो कोऑपरेटिव कमेटीज हैं उसमें, उनके माध्यम से किसान जो है अगर कहा जाए आज ऑनलाइन प्रक्रिया से अपने जो अगर कहा जाए जो अनाज है उसको बेचने के लिए लॉट बुक कर सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। फिर जो है अगर कहा जाए उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करने, और मध्य प्रदेश में जो अगर संकल्प, तो अभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसका टोटल एरिया कितना है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40,000 ऐसे पूछ ले, तो अपने को दिख रहा है कि यार 20 लाख हेक्टेयर है। अब इसको इम्प्रूव करके हमको आगे बढ़ाना है और 20 से 30 लाख करना है। यानी सरकार ये भी कह रही कि जो बागवानी फसलें हैं, जो तुम जो अगर कहा जाए प्रयोग कर रहे हो, जैसे फल हैं सब्जियां हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि परंपरागत कृषि से किसान को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि परंपरागत कृषि से किसान जो अगर कहा जाए पैसा तो कमा रहा है लेकिन इनपुट कॉस्ट बहुत है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि परंपरागत कृषि के साथ साथ जो है वो अगर कहा जाए कुक्कुट पालन मत्स्य पालन, ठीक है, जो अगर कहा ये आपका हॉर्टिकल्चर, इसके ऊपर हम काम करें। तो इसीलिए तो जो अगर कहा जाए ये बात। फिर उसके बाद जस्ट नीचे जाते हैं, ये तो हमारे कोई काम का नहीं। यहाँ पर 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन ये आएगा नहीं। प्रदेश के सतत विकास और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए नदी नर्मदा घाटी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर को 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करना। इससे क्या होगा, इरिगेटेड एरिया बढ़ेगा, इरिगेटेड एरिया बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम एक से ज्यादा फसल ले पाएंगे। माइक्रो इरिगेशंस में हम देश में अग्रणी, ये हो गया कि भाई मध्य प्रदेश किस सिंचाई में जो है वो देश में जो है वो अपनी अच्छी पोजीशन बनाए हुए। तो माइक्रो इरिगेशन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अब यही फिगर आ रहे हैं, एग्जाम वाला क्या पूछता कि 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है, 50 लाख 75 लाख 1 लाख ऐसे पूछेगा। तो हमें दिख रहा है कि 100 लाख हेक्टेयर तक हम लाएंगे 50 लाख से। दूसरा नीचे लिखा है कि 2025 तक, दिसंबर 2025 तक माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं से 7 लाख हेक्टेयर से, माइक्रो मतलब जो माइक्रो इरिगेशन है ना, आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं स्प्रिंकल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी जो है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक कर रहे हैं। मतलब ये तो किसान के लिए, बाकी इसको किसान से नहीं, मतलब कई जगह जो है वो तालाब और अन्य से हम इरिगेशन को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनसे, और किसान को भी कह रहे हैं कि भाई पानी की बचत करो। तो किसान कैसे कर रहा है अपने खेत के अंदर, वो ड्रिप इरिगेशन से कर रहा है स्प्रिंकल से कर रहा है यहाँ पर। फिर है प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की पहल। प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों तक दुग्ध समितियों का गठन, ये हमारे लिए इतना काम का है नहीं अभी इसमें से कुछ। और नीचे जो काम का है वो हम पढ़ेंगे, है ना।
तो ये जैसे अगर कहा जाए कि ये गोवंश के चारे और भूसे के लिए 40 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन मांग करने का निर्णय लिया गया। अब प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल पर कितना जाता है ये देखने वाली बात है। मत्स्य संपदा योजना भी लागू है। ये भी हमारे लिए काम का है। यहाँ पर मत्स्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो ये मतलब इनमें से कुछ आएगा, इसमें हम ज्यादा अंदर जो है वो ना जाए। शिक्षा पे अब प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाई जा रही है ना। अब ये जो लैपटॉप वगैरह दिए गए, ये प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि कितने बच्चों को लैपटॉप मिले क्या हुआ, ये सब हमारे काम के लिए। शिक्षा में हमने क्या नया किया? नया ये किया यहाँ से आगे कि प्रदेश में 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय, ये तीनों के याद रखना है नाम, कहाँ से ऑपरेट है ना। सूर्य क्रांति जो अगर कहा जाए, क्रांति सूर्य टंटावील विश्वविद्यालय खरगोन हो गया, क्रांतिवीर तत्या टोपे जो विश्वविद्यालय गुना हो गया, और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर हो गया। 3 नए हमने यूनिवर्सिटी खोली। दूसरा कि मध्य प्रदेश में प्रदेश के सभी जिलों में एक एक पीएम कॉलेज। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की संख्या कितनी, 50, 55, 60? तो हर जिले में एक है, तो 55 संचालित हो रहे हैं, ये हो गया। शिक्षा के लिए हमने क्या प्रयास किए, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो यही आंसर आप कर सकते हैं। मेरी सरकार स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्य कर रही है। 780 पीएम श्री स्कूल, यानी पीएम श्री योजना स्कूल से संबंधित है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस तो इस कॉलेज से ही संबंधित है, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। छात्रवृत्ति वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई एग्जाम में जो है वो आएगा। हाँ, प्रदेश के 4 संभाग मुख्यालय यानी सागर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है यहाँ पर। और आई किससे ले रहे हैं सहयोग, अगर कहा जाए हम आईआईटी दिल्ली से। तो ये आ सकता है कि आईआईटी दिल्ली के सहयोग से राज्य के 3 महाविद्यालय और 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं राजधानी भोपाल में। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। भी आपसे ये पूछ ले, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक परिसर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। अब लिंक करोगे तो ग्वालियर आंसर दिमाग चलेगा, क्योंकि ग्वालियर डिफेंस से ज्यादा जुड़ा हुआ दिखता है भोपाल की तुलना में। तो भोपाल में जो है वो अगर कहा जाए लिखा हुआ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के अंदर हमको लगता है ना कि यार प्रश्नकर्ता क्या पूछेगा, वो यही पूछेगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना कहाँ की गई। हमें दिख रहा है विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, ये मत कर देना। उसका परिसर यानी कैंपस, उसका ये कैंपस है यहाँ पर, है ना। तो प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर। आज कोई पूछे मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है, आप कहोगे 17 जो है वो गवर्नमेंट, या 13 जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो जो अगर कहा जाए कि बाकी हम और भी काम कर रहे हैं पीपीपी पे, वो हमारे काम के नहीं। तो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अगर आपको मेंस एमपीपीएससी का मेंस लिख रहा है या कोई एग्जाम लिख रहा है, आप लिख सकते हो ना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 17 शासकीय, 13 निजी महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज संचालित है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, ठीक है, निजी सहयोग से, उसमें थोड़ा सा पैसा आपको देना पड़ता है। मतलब इलाज का सब चीजें फ्री में नहीं होती। पीपीपी पे जो है 12 नए चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,000 जो है अगर कहा जाए, 2 संजीवनी एम्बुलेंस, 108, 1,069 जो है वो जननी वाहन संचालित किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में संजीवनी, इसके बाद 1,008 एम्बुलेंस सर्विस, जननी एम्बुलेंस सर्विस जो है अगर कहा जाए ये संचालित। हमने जो है वो अगर कहा जाए सभी जिलों में कुल होमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस एक्चुअली क्या है कि किडनी के जो लोग होते हैं उनकी जो किडनी फेल हो जाती है, उसमें 2 तरह का डायलिसिस होता है, उसमें से एक होमोडायलिसिस होता है। उसके लिए मैं बार बार अभी ये बता रहा हूँ। अब मैं होमोडायलिसिस पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना तो ये आर्टिकल बिखर जाएगा पूरा। हम क्योंकि अभी उस पर देख रहे हैं कि उसमें क्या है। तो हमारे कितनी जो अगर कहा जाए 65 होमोडायलिसिस यूनिट्स जो है अगर कहा जाए संचालित है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है, बाकी हमारे कोई काम का नहीं, है ना। प्रदेश में पीएम श्री एम्बुलेंस एयर सेवा का शुरुआत की गई। अब चूंकि कोई आंकड़ा तो नहीं लगा दिख रहा तो छोड़ दो। यहाँ पर 11 नए अब आयुर्वेद महाविद्यालय, आपने ये आंकड़े लिख लिए एक तरफ, कितने चिकित्सा, मतलब ये सब हो गया ना कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 नए आयुर्वेद महाविद्यालय, 108 आयुष औषधालय भवन निर्मित किए जाएंगे। जनजाति बहुल बालाघाट जिलों में औषधीय हेतु शोध केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यही प्रश्न एग्जाम वाला पूछता है।
यही प्रश्न है, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं या कोई अच्छा स्टैंडर्ड का एग्जाम लिख रहे होते हैं या टिक लगाने वाला कर रहे होते हैं, तो यही तो प्रश्न आते हैं, और क्या क्वेश्चन जवाब है यहाँ पर। बाकी इनमें से कोई काम के नहीं, आंकड़े वाला नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े लगातार बदलते रहे, तो जो आंकड़े वाले हैं उसमें अपन ज्यादा दिमाग खर्च ना करें, और हम याद कर भी नहीं पाएंगे, हम सोचेंगे हम इनको याद कर लें तो छोड़ दें। हाँ, अगर कहा जाए कि भाई जो है वो कोई पोजीशन में, जैसे लिखा ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम आवास के अंतर्गत आवासों की पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो मैंने कहा साहब फर्स्ट पोजीशन पे हैं हम, जो हमको दिए गए टारगेट्स उसको हमने टाइम पे जो है वो करा, पूरा कर दिया, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। फिर वृंदावन ग्राम योजना, अब ये भी यूनिक हो गया। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वृंदावन ग्राम योजना क्या होती है, तो ये नीचे लिखा है कि वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के 313, अभी हमारे यहाँ ब्लॉक हैं 313, विकासखंड 313 है यहाँ पर, 313 विकासखंड में एक एक ग्राम वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना। तो ये हो गया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने वृंदावन ग्राम विकसित किए जाएंगे? 313। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये तो हमारे काम करें, आंकड़े वाले मुझे नहीं लगता है कि काम का जो है वो हो रहा है यहाँ पर। फिर जो है अगर कहा जाए स्वच्छता के ऊपर आ गए, तो सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत जो है वो, यानी प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में 7 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुका है। इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त कर चुका है ना। यानी ये यही क्वेश्चन हमारे काम के दो जो दिख रहे हैं, बाकी हमारे लिए जो है वो कोई काम के नहीं कि कितने शौचालय बनवा दिए, वो क्यों हम पढ़े, उसमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं यहाँ पर। ये तो भाई क्या होता है कि सरकार की, देखो बजट भाषण जो अभिभाषण है ये, इसमें राज्यपाल महोदय राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, इसलिए वो कहाँ से शुरू करते हैं, मेरी सरकार, तो वो उपलब्धियां बता रहे कि भाई हमने क्या कदम उठा, उसमें से हमारे क्या काम का। जैसे यहाँ पर हमारे काम का ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर था। ये हमारे लिए क्वेश्चन हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश भारत में कौन सी पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन। ये हो गया यहाँ पर, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए, ये सब जो है वो हमारे कोई काम के नहीं, यानी ये सब हाँ, आपको अगर लगता है, जैसे कभी आपका मन करता है कि शहरी विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन ने क्या, क्योंकि देखो क्या हुआ कि वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ग्रंथपाल, स्पोर्ट ऑफिसर जैसे जो एग्जाम्स हैं, उनमें ये टॉपिक है शहरी विकास। तब आपको ये फिगर पता होना चाहिए कि आज हम शहरी विकास के लिए क्या जो है वो कदम उठा रहे हैं ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हम चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी योजना जो है अगर कहा जाए हम चला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शहरी पथ विक्रेताओं के लिए, लघु व्यवसाय के लिए योजना हम चला रहे हैं, उसमें स्वनिधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना जो है वो चला रहे हैं, जिसके तहत हम प्रथम नंबर पे हैं यहाँ। ये सब योजनाएं यहाँ पर, जैसे अगर कहा जाए कि जो रसोई केंद्र जिनको मतलब अगर कहा जाए दीनदयाल चलित रसोई योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो चला रहे हैं हम लोग, ये सब शहरी क्षेत्र से जुड़ी योजना। तो कभी हमको लगता है, जैसे लिखा ना कि प्रदेश के 413 नगरों में, यानी आज हमारे पास शहरों की संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू सेंसस, जो अगर कहा जाए सिटी 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 413 गीता भवन बनाए जाएंगे, वहां पर हम जो है वो वांचनालय बनाएंगे, जो लाइब्रेरी होंगी वो बनाएंगे। ये सब अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है, ये सब अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित चीजें हैं। फिर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए, अब ये तो हमारे काम का नहीं है, कितने छात्रावास हैं क्या हैं ये हमको देखने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ हमारी कहानी आ गई कि मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदास जी की स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बहुल जिलों में, अब यहाँ पर आपको ये लिखने को आ गया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल कितने जिले, हमने कहा साहब 30 जिलों में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं पर कराया जा रहा है। तो अभी आने वाले समय में आ जाए कि मध्य प्रदेश में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन कितने जो अगर कहा जाए ये भवन बनाए जा रहे हैं, तो हमको ये दिख रहा है। सागर के बड़तुमा के निकट जो है वो रविदास मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है, वो तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। फिर सीधे हम ट्राइब्स पे आ गए, जनजातियों पे, तो लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की। ये पहला हो गया। इस योजना में मध्य प्रदेश के 24 जिलों के बेगा भारिया सहारिया जनजाति के हितग्राही शामिल हैं। तो हमको ये समझ पड़ा इससे इनडायरेक्टली कि यार पीएम जो मतलब जनमन योजना है
वो प्रिमिटिव ट्राइब्स या जो पीवीटीजी होती हैं, अत्यंत पिछड़ी जनजातियां होती हैं, उन जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये योजना है। तो ये जो नीचे आ रहे हैं ये उन्हीं से जुड़े हुए हैं कि हमको दिख रहा है कि 24 जिलों में चल रही है ये योजना। कि आज कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां जैसे बेगा, भारिया, सहारिया, वो कितने जिलों में निवास करें, तो 24 हो गया यहाँ। इसके अनुसार देखो, हमको ये जो आंकड़े हैं ना, इन पे ही फोकस करना पड़ता, क्योंकि सरकारी आंकड़ों को हम जो है वो धत्त नहीं बता सकते। आहार अनुदान योजना तीनों को मिल रही है। पहले 1,000 मिलता था, अब 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाने लगा। ये भी हो गया हमारा कि अभी कितने आहार अनुदान के तहत हम कितना जो है वो प्रति माह जो है वो देते हैं। तो बेगा, सारिया, बहारिया को आहार अनुदान के तहत हम 1,500 रुपये दे रहे हैं। ये हमारे लिए काम का हो चुका। ये वाले आंकड़े हमारे कोई काम के नहीं। फिर हमको दिख रहा कि मेरी सरकार ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान से लगभग 1 करोड़ जनजातीय आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ये जो धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान जो 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ये अभियान जो है अगर कहा जाए सभी जातियों के लिए, सभी जनजातियों के लिए है। और इसमें सभी ऑलमोस्ट जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो सब आ चुके हैं। और वो ऊपर वाला जो जनमन है वो केवल अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए, तो दोनों के लिए अपने को याद रखना है ना। फिर जो है वो प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का कार्य में 90 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग भारत सरकार के लक्ष्य के विरुद्ध 97 लाख से अधिक व्यक्तियों की कर प्रथम स्थान पर, यानी भारत में सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग करने में हम नंबर 1। ठीक है, उनको जो है अगर कहा जाए जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी वितरित किए हैं, वो हमारे लिए काम। फिर वही आ गया। अब हम जैसे हम कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। हम अनुसूचित जाति गए, फिर अनुसूचित जनजाति पर पहुंचे। अनुसूचित जनजाति से हम चले गए कहाँ पर, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय। तो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसमें जो अगर कहा जाए टोटल ओवरऑल 51 जो है वो कहा है नोटिफाइड। इसमें 14 अनुसूचित जाति, 10 जो अगर कहा जाए पिछड़े वर्ग की श्रेणी की, और 27 अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत सामान्य श्रेणी से सम्मिलित है। अब ये इतना यूनिक क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं मिलता, बच्चे पढ़ते ही नहीं कहीं। आपको कितना यूनिक क्वेश्चन मिला कि ये जो 51 का फिगर है, इस 51 जो अगर कहा जाए कि फिगर तक हम कैसे पहुंचे, इस तक जाने के लिए कि 14 अनुसूचित जाति से, 10 पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से और 27 अनारक्षित वर्ग से अर्थात सामान्य श्रेणी से सम्मिलित। यहाँ पर इन वर्गों के लिए अब जो भी सरकार छात्रवृत्ति पे पैसा खर्च कर रही, वो तो मुझे नहीं लगता, फिर भी याद रखना है कि 3,62,62,00,000 रुपए छात्रवृत्ति पे देगी 24-25 में। फिर नीचे यहाँ पर ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर आते हैं सीधे महिलाओं के ऊपर, यानी हर एक को लिया उन्होंने, युवाओं को, किसान को, है ना। सब मतलब जो अप्रोच उसकी, वो जो ज्ञान वाला जो कंसेप्ट है उसी पे चल रहा है पूरा। उसी अप्रोच के ऊपर जो है वो काम हो रही। अब नीचे लिखा है कि प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए उनके स्वास्थ्य पोषण स्तर में, यहाँ पर अब आप देखो, जिसने भी इस साल का एमपीपीएससी का पेपर दिया है प्री का, सेम क्वेश्चन आया है। जिसने भी दिया है उसको सबको याद आ गया होगा कि, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। जब मैंने लाडली बहना पढ़ाई तो मैंने कहा था ये लाइन याद रखना, ये आएगी कि प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार के लिए। आज आपको समझ पड़ गया कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुधार। अब हो सकता है कि इस बार ये पूछ ले, अभी वो जो वुमेन सुपरवाइजर वाले पेपर है उसमें ये आ जाए। क्या उद्देश्य नहीं है, पहला है आर्थिक स्वावलंबन, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा है परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन किया जाए। कितनी बहना हैं, कितना जो है वो हम दे रहे हैं, वो अभी हमारे लिए काम का जो है वो नहीं है। 1,250 रुपए के मान से प्रति माह जो कि अगर कहा जाए लगभग 1,500 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है, वो भी हमारे लिए काम करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो चली रही है यहाँ पर वुमेन्स के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से। फिर नीचे अब ये जो वुमन सुपरवाइजर का पेपर दे रही ना जो बच्चियां, उनके लिए या जो भी आप लोग दे रहे हैं, ये सब आपको आर्टिकल रोक के पढ़। प्रदेश में 12,000 से अधिक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। ठीक है, प्रदेश में के बच्चों में कुपोषण निवारण तथा 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है वो चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, क्या उसके उद्देश्य है, ये आ जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साहब जो अगर कहा जाए कि ये कुपोषण निवारण तथा 5 वर्ष तक, है ना, 5 वर्ष के ऊपर की कहानी थोड़ी बदल जाती है कि इसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए ये नीचे, ये अभी हमारे लिए काम करनी, हाँ,
आंकड़े आप लिख लो, अगर आप वो वुमेन सुपरवाइजर वाला पेपर दे रहे हो तो, कि जो अगर कहा जाए कि भाई हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ियों को उन्नयन करने की स्वीकृति दी गई, तो लिखा ना भारत सरकार से 24,662 आंगनवाड़ी केंद्रों को का सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में हम जो है वो उनको अपग्रेड करेंगे। ये जो अगर कहा जाए, फिर 24-25 में कितनी नई आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2024-25 में 355 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर जस्ट उसके नीचे, यानी ये सब क्वेश्चन सब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी आपका अगर पेपर सेट भी नहीं है किसी का, तो ये भी प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर अगले के ऊपर आते हैं, प्रदेश के सांस्कृतिक और साहित्य के संवर्धन, संरक्षण, विस्तार और विकास के लिए बहुआयामी कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में साधु संतों को उज्जैन के आश्रमों में स्थायी निर्माण, यह भी हमारे काम करेंगे। अब हमारे काम का क्या है, उसमें हम सीधे नीचे जाएं। जैसे जैसे पहला तो ये दिख रहा है कि प्रदेश में श्री रामचंद्र वनगमन पथ, ठीक है, का काम चल रहा है। इसके अलावा कौन से धार्मिक स्थलों की, तो यहाँ पर कुछ नाम मिल गए। अब ये सब क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई पूछे संदीपनी आश्रम कहाँ है, नारायण आश्रम कहाँ है तो उज्जैन, जाना पावा कहाँ है तो इंदौर, अमझेरा कहाँ है तो धार। इन सब जगहों का संबंध भगवान कृष्ण से कहीं ना कहीं से लिंक कर रहे हैं वो, इसीलिए उन्होंने इसको श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण से जोड़ा। और इसके लिए श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया। तो हमें दिख रहा है कि श्री कृष्ण पाथेय में क्या क्या आएगा, संदीपनी आश्रम आएगा, नारायण आएगा, जानापाव आएगा, अमझेरा आएगा। इन सब को जोड़कर हम जो है वो श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण करेंगे। और इसके लिए न्यास जो है वो का भी गठन जो है वो हमने किया। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। चार्जिंग में लगा लैपटॉप में, अभी तो आया है, ये आप ही के सामने लाइव ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसको पढ़ा भी नहीं है, मैं आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी पब्लिश ही हुआ, आधे घंटे पहले आया है उस पे वेबसाइट पे। फिर भारत सरकार ने ओरछा और खजुराहो के होम स्टे की व्यवस्था, यानी यहाँ पर होम स्टे जो अगर कहा जाए, ये अभी हमारे काम का है। फिर सिंहस्थ 2028 को अलौकिक वैश्विक योजना बनाना है। उज्जैन में विश्व की पहली, अभी ये दूसरा क्वेश्चन एमपीपीएससी का, दूसरा नहीं, मैं आज ही इसी स्पीच से कम 7-8 क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुके हैं। वो तो मैं बोल नहीं रहा, क्या हो गई बात, जो चली गई तो चली गई, लेकिन आपको समझ पड़ता है ना। जैसे यही प्रश्न ही पिछली साल आया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो अगर कहा जाए कहाँ स्थापित की गई, इस तरह का, तो आपको दिखता है, समझ पड़ता है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है, उसका नेचर क्या होगा। तो हमें दिख रहा है कि उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर भारतीय काल गणना की परंपरा से हम पूरी दुनिया का साक्षात्कार कराएंगे। कोई इंटरव्यू में पूछ ले तुमसे, पीएससी का इंटरव्यू ले, यार ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की क्या होगा, ये आंसर बोलेंगे सर, जो हमारी काल की गणना है, जो हमारे प्राचीन काल से हो रही थी, जिसके लिए हम वैदिक घड़ियों का उपयोग करते थे, ठीक है, उससे ही हम तिथियों का निर्धारण करते थे, दिन के समय पहर आदि का निर्धारण करते थे। हमारे इस प्राचीन ज्ञान परंपरा को हम वैश्विक स्तर तक कैसे पहुंचाएं, दुनिया तक कैसे बताएं, कि जिस समय जो अगर कहा जाए विज्ञान नहीं आया था, उस समय भी हम तिथियों का निर्धारण कर पाते थे, समय का निर्धारण कर पाते थे, काल की गणना कर पाते थे। तो ये एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये हमारे यहाँ जो अगर कहा जाए कि सम्राट यंत्र है, सम्राट विक्रमादित्य जो, हालांकि राजा सवाई राजा जयसिंह वाले भी उससे भी लिंक कर सकते हैं उसको। तो ये एक हो गया। फिर ओमकारेश्वर में स्थित एकात्म धाम, सबको ही मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। आदि गुरु आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर एक बहुत ही जो है वो बड़ी मूर्ति जो है वो स्थापित की जा रही है यहाँ। फिर धार्मिक उसमें हमने क्या कदम उठाए, तो लिख रहे हैं कि उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, आप कोशिश करिए इन जगहों के साथ जिले जरूर लिखिए। जैसे ओमकारेश्वर लिख रहे हैं तो कोष्टक में खंडवा लिखिए, महेश्वर लिख रहे हैं तो कोष्टक के अंदर जो है वो आप खरगोन लिख लिए, मंडलेश्वर लिख रहे हैं तो कोष्टक में खरगोन लिखिए, ओरछा लिख रहे हैं तो कोष्टक में निवाड़ी लिखिए, चित्रकूट लिख रहे हैं तो कोष्टक में सतना लिखिए। मतलब ऐसे अगर आप लिखेंगे, अमरकंटक लिख रहे हैं तो अनूपपुर लिखिए, तब आपको याद रहेगा यार ये जगहें कहाँ हैं, किससे जुड़ी हुई। मुल्ताई लिख रहे हैं तो बैतूल लिखना पड़ेगा तो याद रहे, सलकनपुर लिख रहे हैं तो नर्मदापुरम लिखना पड़ेगा। तो आप इन जगहों को, कि भाई ये सब जगहें जो है वो प्रदेश में हैं, जिनका संबंध, यानी इससे सिद्ध है कि जितने भी नाम दिख, वो सब किसी ना किसी तरीके से धार्मिक स्थलों से जुड़े हैं। कोई जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई देवी शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है, कोई जो अगर कहा जाए ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। उन जगहों को हम, जो हमारी धार्मिक नगरी है, वहां पर हम जो है वो शराबबंदी का हमने निर्णय लिया है। ये मेरी सरकार ने, मतलब जो गवर्नर साहब ने जो है वो बोला, तो ये बोला। फिर अगला, बार बार जो वही बात आ रही ना, मेरी सरकार,
मेरी सरकार ने नगरों की अधोसंरचना, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो या 10 लाख से अधिक आबादी चली गई तो आप महानगर में कन्वर्ट करें। तो उसमें दिख रहा है कि इंदौर, उज्जैन, देवास, धार को एक एकीकृत करके एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम बना रहे हैं। दूसरा, महानगर प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन, यहाँ पर ये आपस में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जैसा कंसेप्ट कर रहे हैं। इनको लिंक करेंगे, जैसे भोपाल है कि उसके साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा, राजगढ़ को एकीकृत करेंगे, जिससे वो, इसको ऐसे समझो, कभी आप दिल्ली जाओ ना घूमने, तो दिल्ली दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर हम दिल्ली को क्या बोलते हैं, एनसीआर। कहाँ घूम रहे हैं, अरे यार एनसी, ठीक है, बल्लभगढ़ जगह का आ जाए हो, पलवल में हो, ने कहा हो यार, एनसीआर में घूम रहे हैं, वैसा ही कल को हम यहाँ करेंगे। तो ये है। फिर उसके बाद सड़कों का है। तो गत वर्ष 76 नए ब्रिज, 5190 किलोमीटर की सड़कें बनी। प्रदेश में कुल 9315 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर लंबे हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो मोटा मोटा तो आइडिया हो जाता है ना यार, 9315 है, 9000 पड़ा था, उसके आसपास हो गया। फिर जो अगर कहा जाए महत्वपूर्ण प्रमुख राजमार्ग 4 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को हम 4 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं, ऊपर से बस निकल जाएंगी बढ़िया, जो अगर कहा जाए बहुत सारे एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं, हमारे भोपाल में बन गया अभी तो यहाँ पर। फिर 6 एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। अब इनको क्या करना है, ये तो मैं इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ा ही दूंगा सब। नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा, ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के, मतलब मध्य प्रदेश की सड़क अधोसंरचना पे लेख लिखने को आ जाए तुम्हें, तो ये लिख सकते हैं। आप इंटरव्यू दे रहे हो, पूछे कि मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ, सर अभी हम 6 नए एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं, नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, मध्य भारत एक्सप्रेस वे, ये है। और अगले 5 वर्षों में भी 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। ठीक है। इसके अलावा इंदौर मणवार रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है, अच्छा है, 16,000 करोड़ का, ये काफी फायदा मिलेगा, जो इंदौर के आसपास का बंदा होगा उसको तो पता ही होगा। ये जो लिस्ट है, इसमें जो आंकड़े हैं, ये इस तरह के आंकड़े हैं ना। मुख्यमंत्री, अब मतलब आपको क्या समझ पड़ा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 8,000 किलोमीटर की ग्राम सड़कें जुड़ी हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई जो है वो 19,000, जो है वो जगह कहा जाए 472 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारी चल रही है, ये जो अगर कहा जाए बात निकल कर आ गई है ना, यह मतलब इतनी बात। फिर सीधे अगले पे आ जाते हैं, प्रदेश में बिजली उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोई पूछे अटल गृह ज्योति योजना, ठीक है, ये है अटल गृह ज्योति योजना, हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चलाई जा रही है। बाकी जो है वो अगर कहा जाए ये कुछ काम के नहीं है, यानी ये हम सोचें कि इसमें से कुछ आए तो हाँ। हाँ, यहाँ से काम का है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान बनाए। पहला, देश में पहली बार नवीनीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की पहल हुई। रीवा में सौर ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क बना, ये हो गया। ठीक है, ओमकारेश्वर के फ्लोटिंग प्लांट में स्थापित किया गया, ये हो गया। गत 12 वर्षों में मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा 14 गुनी, ये क्वेश्चन अब आ रहा है, मैंने कई बार बोला ना कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब अचीवमेंट दिखती है, अरे 14 टाइम बढ़ा दिया, क्या तो बड़ा अचीवमेंट काम किया। तो 12 वर्षों में, यानी अभी की सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं कि गत 12 वर्षों में हमने जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा को 14 गुना की वृद्धि की। प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन में 30% हमने नवीनीकरणीय ऊर्जा को शामिल किया, 30%। अभी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी पढ़ाएंगे आपको, उसमें भी। चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं बच्चे, देखते हैं नहीं, 10 20 25 लोग देखते हैं, तो मन ही नहीं कर पाता इतना मेहनत करने का इसके ऊपर कई बार तो। नहीं तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी पढ़ाने के मूड में था एक दिन तो। ठीक है। तो प्रदेश में कुल 30, जो अगर कहा जाए मतलब ऊर्जा उत्पादन का 30% रिन्यूएबल। अभी हमको क्या समझ पड़ा कि हमारा 12 साल में रिन्यूएबल एनर्जी 14 गुना बढ़ी। आज हमारे टोटल प्रोडक्शन में 30% हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं। मुरैना में अपनी तरह का सोलर प्लस स्टोरेज पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जो अपने आप में, मतलब सोलर प्लस का मतलब है सोलर एनर्जी से हम दिन में तो ले रहे हैं, हम रात में भी लेंगे। ठीक है, तो दिन और रात दोनों को देगा। तो कहाँ बन रहा है, ये आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में सोलर प्लस जो है वो स्टोरेज पावर प्लांट कहाँ बनाया जाए। तो ने कहा अब कंफ्यूज हो गया, पता चले ओमकारेश्वर मारे आए। तो युवाओं को विभिन्न स्टार्टअप, अब स्टार्टअप पे भी हम काम कर रहे हैं, है ना, स्टार्टअप में सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 56 नए खेल स्टेडियम जो है वो तैयारी, ये नहीं आएगा ये हमारा। चीता के लिए जो है अगर कहा जाए कि हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं।
अभी मतलब बिल्कुल लेटेस्ट ही लिया, क्योंकि आज ही जो है अगर कहा जाए माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया यहाँ पर। तो आज ही 10 तारीख को ही हम पढ़ रहे हैं, अभी तो 1:34 हो रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 10 तारीख को, उससे ज्यादा क्या लाइव पढ़े। प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रदेश में 9वां माधव राष्ट्रीय नेशनल पार्क प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3,000 रुपए, ये भी प्रश्न आते हैं फॉरेस्ट वगैरह कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा कितना मानदेय दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सब 4,000 रुपये दिया जा रहा है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो जो अगर कहा जाए ये 9 है यहाँ पर, है ना। और जो अगर कहा जाए कि बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं। फिर वो बोल रहे हैं कि सदन को ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार की प्रगति के प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की। आप सभी को अवगत होगा कि मार्च 2024 में उज्जैन में देखो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव उज्जैन से शुरू हुआ और बढ़ते रहे, जैसे दिसंबर में अभी जो है अगर कहा जाए कि हमारे नर्मदापुरम में हुआ था। तो ये एक तो चल रहा है क्षेत्रीय, एक होता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है 2 साल में। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में पहला जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मार्च 2024 में उज्जैन में हुआ। फिर जो अगर कहा जाए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ, तो अभी जो है अगर कहा जाए भोपाल में हुआ। अभी पूछेगा कितने प्रस्ताव मिले, तो 30.7 लाख, 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसमें जो है वो मिल चुके हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। जो इंडस्ट्रीज यहाँ काम करें उनके लिए हमने क्या करा। अब ये मेरे को किसी दिन तुम लोगों को क्या है कि वो जो 18 और प्लस यानी 19 टोटल जो एक्ट सरकार रूल पॉलिसी सरकार लेके आई, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, इनमें से एक दो तो मैंने अपनी ऐप के ऊपर ओपन ही कर रखी है। मतलब मैंने पढ़ाए थे तो वो वीडियो ओपन ही, आप कभी जाओगे एमपीपीएससी फाउंडेशन या मेंस का बैच मेरा देखोगे उसमें खुले हुआ, आप वहां से भी रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो भी मुझे कराना है, कराऊंगा मैं आप लोगों को। मेरी सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2024 लागू करने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि जो हम रूल बना रहे हैं, कानून है हमारे, उनको लचीलापन लाएंगे, जिससे कि उद्योगपति यहाँ आए तो बेहतर तरीके से हमारे साथ जो है वो काम करें। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि ये अग्रणी रहा। वर्ष 2024 में उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरीज इन सिटीजन सर्विसेज के लिए सम्मानित किया गया, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर जो है वो अगर कहा जाए आज सब चीज़ें सिंगल विंडो हो गई। ये भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर 14 विभागों की 54 सेवाएं, ये मैंने पढ़ा है भी अभी जो आपको। 2025 को किस वर्ष के ये सब प्रश्न आपको आएंगे, कॉपी में लिख के रख लेना। 2025 को किस वर्ष, अभी यहाँ पर जो लिखा मैं उसी को सही मान के पढ़ा रहा हूँ। कई चीजें जो है अगर कहा जाए, जैसे ये जो लिखा ना टॉप अचीवर वाला, 2022 की रैंकिंग से लिंक करना था मुझे। बट चूंकि जो वहां लिखा है मैं अभी उतनी ही बात कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि मुझे उसको रीड कराना है कि उसमें क्या लिखा हो, प्रश्नकर्ता उससे क्या बना है। फिर तो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी कम से कम 7-8 लेक्चर में कंप्लीट होता है। बच्चे सोचते हैं कि एक लेक्चर में मिल जाए सर, आप 1 घंटा, अभी एक लेक्चर में तो ये मेरे से इतना बजट भाषण रीड नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 400 पेज का कैसे कराऊंगा। तो मध्य प्रदेश की सिंगल विंडो सिस्टम पर 14 विभाग, यानी एक तो प्रश्न यही आ गया कि भाई जो सिंगल विंडो सिस्टम हमने शुरू किया है, कि आप आइए, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं, सब व्यापार की सुगमता, अलग अलग दौड़ लगाने की जरूरत, एक ही जगह सब सुविधा दे देंगे आप। कितने विभाग हैं? उनका सब 14 विभाग। कितनी सेवाएं दे रहे हैं? उनका 54। 2025 को कैसे डिक्लेयर किया गया है? तो उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया गया, ये आपको आ सकता है। कितनी जो अगर कहा जाए तो 18+, एक तो मूल 18 और एक और उसमें योजना है, तो टोटल 19 है टोटल। तो 18+ जो है अगर कहा जाए नवीन नीतियों को हम लेकर आए, जैसे एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, लॉजिस्लेटिक, ठीक है, लॉजिस्लेटिक जो है वो स्टार्टअप, एनिमेशन, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, पर्यटन, विमानन, इनमें से ज्यादातर तो एक ही पॉलिसी के अंदर है, वो है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के अंदर है। ये अलग अलग वैसे जो है अगर कहा जाए उसकी जगह उसको इससे लिंक करा। तो ये हमको दिख रहा है कि 18+ हमने जो है वो योजनाएं बनाई, नवीन औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कितनी नीतियों का शुभारंभ किया, तो 18 योजनाओं का। प्रदेश सरकार ने प्रदेश ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि उद्यम क्रांति योजना में 5,500 से अधिक हितग्राहियों को 450 करोड़ रुपए, क्योंकि इसमें देखो 8वीं पास बंदा जो है वो एलिजिबल है, और 12 लाख रुपए तक अगर आपकी फैमिली आए तो आप एलिजिबल हो इसमें, तो बहुत इसका बेनिफिट अभी जो है वो मिल रहा है इसमें, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में स्टार्टअप प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, भारत सरकार ने अब कितना जो दिया वो फंड हमारे लिए काम करने। फिर नीचे दिख रहा है कि राज्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2025, मध्य प्रदेश डोन सम, ये सब नीतियां हैं। ये जितनी भी नीतियां, ये तो मैं एक आपको अभी स्क्रीन रोक कर दिखा दूंगा। मैंने इसकी एक फाइल ही बनवाई है पूरी, जो जितनी भी नीतियां हैं। तो फिर भी आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रश्नकर्ता ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी पॉलिसी 2025 में नहीं बनाई। तो ग्लोबल जैसे लिखा ना, ग्लोबल कैपेबिलिटी जो है वो सेंटर्स पॉलिसी जो है वो 2025, ड्रोन जो है वो प्रमोशन पॉलिसी 2025, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, एमिनेशन एनिमेशन पॉलिसी 2025। ठीक है, गेमिंग कॉमिक्स जो अगर कहा जाए पॉलिसी, ये सब जो है वो हमको दिख रहा है। नवाचार को, इनोवेशन को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए जो अगर कहा जाए ये बात की गई। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो यहाँ पर डाली उन्होंने। बाकी तो सब इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से बढ़िया मजेदार तरीके से आएंगे आपको। प्रदेश के विकास में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में कोयला, चूना, तांबा, मैग्नीज, ये सब का तो उन्होंने लिख दिया। अब वो यहाँ ये सब हमारे काम का नहीं, हमारे काम का यहाँ से। हीरे की उपलब्धता में प्रदेश देश में एकाधिकार है, बिल्कुल सही। 2023-24 में तांबा, अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन में पहले, यानी कॉपर और मैग्नीज में नंबर वन। रॉक फॉस्फेट और चूना में क्रमशः दूसरे और चौथे, यानी रॉक फॉस्फेट में हम सेकंड नंबर पे हैं। चूना में जो अगर कहा जाए चूना पत जो सॉरी रॉक फॉस्फेट और चूना में जो अगर कहा जाए दूसरे नंबर पे हैं। कोयले के उत्पादन में हम चौथे नंबर पे हैं। आयरन और बॉक्साइट के उत्पादन में हम जो है वो छठवें नंबर पे हैं। ये रिवीजन हो गया, पिछली बार भी यही रैंकिंग थी, इसमें कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं, पर अपने को पता होना चाहिए कि आयरन के प्रोडक्शन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, चूना पत्थर के प्रोडक्शन में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि 2023-24 में प्रदेश में खनिजों से लक्ष्य के मुकाबले 105% क्या है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं, प्रश्न क्योंकि जब बड़ा फिगर दिखता है ना, अरे 105%, 100% भी नहीं, 105% की ग्रोथ हुई। वो लिखा आता है कि 2023-24 में प्रदेश में जो खनिजों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित था उसके मुकाबले कितने प्रतिशत आई, 70%, 100%, 105%, 125%। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैंने कहा 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना यहाँ पर। फिर भोपाल में अक्टूबर 2024 में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2024 में मध्य प्रदेश के किस शहर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर तो सबसे मतलब हमको ही सबसे ज्यादा उसमें वो एमओयू साइन हुए थे माइनिंग कॉन्क्लेव में जो है वो, ये हमको जो है वो बात निकल कर आई। विमानन जो अगर कहा जाए सेवाओं का विस्तार है। मध्य प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट, अब अपने को दिमाग में आ गया कि अच्छा इससे पहले 5 एयरपोर्ट थे, अभी रीवा कौन से नंबर का एयरपोर्ट है, तो छठवां। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से सस्ती विमान सेवा प्रारंभ की गई, ये भी आ सकता है कि भाई रीवा में जो है वो मतलब मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में कितने एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, या 5, 6, 7, 8 ऐसे कर दे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता वहां पर। अभी दिख रहा है कि छठवां है तो 6 संचालित हो रहे हैं, खत्म हो गई बात। फिर जो है वो अगर कहा जाए ये है, दतिया और सतना में हवाई अड्डों का शीघ्र लोकार्पण होगा। मतलब अभी दतिया और सतना भी हवाई अड्डों से जुड़ रहे हैं। अब हमको ये बात समझ पड़ गई, दतिया, सतना, रीवा। ठीक है, यहाँ पर अपने को नीचे क्या मिल गया कि इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा प्रारंभ की गई, इसमें ये शहर जोड़े गए, ये भी आ सकता है कि पीएम श्री हेली सेवा का प्रारंभ की गई इस योजना में। इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है, इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल। तो अब ये तो धार्मिक स्थल ही दिख रहे हैं, तो ये तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से हम आसानी से प्रश्न को समझ सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो कहना चाह रहा है। ई समन्वय व्यवस्था ऑनलाइन जो अगर कहा जाए तामील होगा। आप जैसे अगर नहीं आ रहे हो तो फिर सब ऑनलाइन प्रक्रिया, अब हर जगह ऑनलाइन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नए कानून लागू होने के पश्चात समन की तालीमी, ठीक है, तामीली ऑनलाइन माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप, ई रक्षक ऐप, अब ये हो गया ई रक्षक ऐप से क्या किया जाएगा, सम्मन की तामीली की जाएगी। ये क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पर प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया। हाँ, तो ये सबको ही मालूम होगा कि श्री मनोज श्रीवास्तव जी ही थे पहले उसमें अध्यक्ष, फिर उनको वहां से हटाया और राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया उनको। ये भी आ सकता है यहाँ पर। प्रदेश में वाहन चेकिंगों में पारदर्शिता लाने के लिए रोड सेफ्टी एंड जो है वो एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट प्रारंभ हमने किए सीमावर्ती, उससे ये तो हमको नहीं आएगा। सुशासन में जो है वो ये सब नहीं आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिवीजन कैसे होते हैं, रिवीजन ऐसे होते हैं कि लोक सेवा
के प्रदेय की गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, कब से प्रभावशाली हुआ। अब वहां ज्यादातर को याद रहता है यार 2010 से हुआ था। अब वो 25 सितंबर दिमाग नहीं चलता क्योंकि पुराना हो गया ना, 10 से 20, 20 से 25, है ना, 15 साल पुरानी कहानी। ये क्वेश्चन ऐसे रिवीजन होते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे करंट से कनेक्ट होते हैं कि जैसे दिख रहा है यार 25 सितंबर 2010 को प्रभावशाली है। और लगभग जो है वो अगर कहा जाए 10.95 करोड़ आवेदन इसमें मिल चुके हैं ना। अच्छा, इसी के साथ हमने फिर समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था शुरू करी। ये भी ठीक काम कर रही है। साइबर तहसील व्यवस्था तो अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो चुकी पूरी तरीके से। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। लेकिन हमें ये, अगर आपसे कोई पूछ ले, आप इंटरव्यू दे रहे हो, पूछे कि यार सुशासन के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो कहोगे सब 15 साल से हो रहा है। सबसे पहले हमने लोक सेवा गारंटी एक्ट लेकर आए 2010 में। उसके बाद हम सीएम हेल्पलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। समाधान एक दिन तत्काल सेवा जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में साइबर तहसील से हमने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए काम किया है और गुड गवर्नेंस में भी इसमें जो है वो एक अच्छा कदम जो है वो मिल रहा है। वो कहेगा यार बढ़िया, वेरी गुड। अब आप में से कोई पटवारी उससे ही पूछ ले इंटरव्यू में कि भाई क्या होगा साइबर तहसील, तो आप ये बोलोगे कि नामांतरण का आदेश जो है वो खसरा खतौनी की प्रतियां व्हाट्सएप ईमेल से प्राप्त हो जाएंगी। नामांतरण की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, अलग से नामांतरण कराने की जरूरत नहीं। अभी जमीन बेची तो ना, अभी उलझन ये है कि आप एक किसान हो, किसी दूसरे को जमीन बेच दिया आपने। अब रजिस्ट्री में तो आपके नाम आ गई जमीन, पर सरकारी आंकड़ों में उसी के नाम से, तो नामांतरण कराना पड़ेगा। और कई बार नामांतरण होने की इतने उलझन है कि आप सोच नहीं सकते। हालांकि अभी भी जो कॉम्प्लिकेटेड उलझन वाले केस हैं उनको इसके माध्यम से नहीं किया जा रहा, उसकी अलग से अलग प्रक्रिया चल रही। तो ये बेसिक है। फिर जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सदन को ये अवगत कराते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार दिसंबर 2000, अब यहाँ लिख रहे हैं वो, जैसे यही प्रश्न आपको आएगा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान कब संचालित किया गया। 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025, 1 दिसंबर से। अब वो 11 दिसंबर की जगह 25 दिसंबर दिमाग चलता है, अटल जी से जुड़ा हुआ। तो अब हमें दिख रहा है कि कोई पूछे मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान कब संचालित हुआ, कब से कब तक, तो यह एक प्रश्न हो गया कि भाई 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 के बीच मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान लेकर आए। 42 लाख से अधिक लोगों को हमने इससे जो है वो लाभ दिया, जो भी उनके मतलब गवर्नमेंट्स की स्कीम थी वो उसका बेनिफिट इनको जो है वो मिला। ये इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास है वो भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये जो है वो, क्योंकि अभी फिगर्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं इसमें से क्या हमारे लिए आ सकता है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए, मेरी सरकार राज्य के पूर्ण विकास, नागरिकों के मानसिक, या आपसे इंटरव्यू में पूछे कि क्या चाहते हो, एक अच्छा राज्य की क्या होना चाहिए विशेषता, क्या आइडियल स्टेट होना चाहिए, आप क्या लिखो, ये लिख दो कि भाई कोई भी राज्य ऐसा हो जिसका पूर्ण विकास हो, नागरिकों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उन्नति हो, वे पूरी तरीके से प्रसन्न हो, ठीक है, राज्य आनंद से जो हो, अच्छे रोजगार के अवसर सृजित हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य संबंधी जो है वो बुनियादी अच्छी सुविधाएं हो। ये आपका आंसर हो गया। इसी से कट कर लो ना यार, इंटरव्यू के लिए कौन मना कर रहा है कि तुमको जो इंटरव्यू के लिए अलग से करना है। क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए, यही तो सब चीजें आती हैं, हम अपनी अप्रोच उससे जोड़ लें, खत्म बात हो गई, है ना। तो ये हो गया। मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है ना। एक वर्ष में नए नए आयाम, ये तो अब हमारे काम का नहीं, ये सब बुनियादी बातें हैं जो उन्होंने कही। इस तरह से राज्यपाल जी ने राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष में या पिछले कुछ वर्षों में जो उपलब्धियां थी, जो राष्ट्रीय स्तर के मानचित्र पर हमारे राज्य को एक अलग छवि तक ले जा सकती हैं, वो बताई। और ये आज ही का बजट भाषण है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपने अच्छा धमाधम चैनल सब्सक्राइब कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो दिखता है पीएससी में, पर 25 क्वेश्चन की वेटेज होती है, बस तरीके से पढ़ लो तो ये है। और इस जो है लेक्चर से आपको ये भी समझ पड़ा होगा कि इसमें से आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन निकाल सकते हैं। शुरू में जैसे महिलाओं की हमने बात करी, तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हमको यहाँ से मिल गए कि अच्छा ये इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह से पंच हो सकता है ऐसे। तो ये है। और जब बजट भाषण आएगा तो बजट भाषण भी रीड करेंगे हम लोग इसी तरह से। और इकोनॉमिक सर्वे भी कराएंगे। इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा रिलैक्स होकर कराएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आया और तुरंत करा देंगे, क्योंकि उसको बहुत, अगर मतलब अगर कहा जाए ना, विस्तार से हर चीज को समझते हुए आपको तैयार करा कि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कैसे बने, क्या अप्रोच उसके लिए। सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बातें की पॉइंट्स उसमें बताए हैं उनको नोट डाउन करिए।
मैंने बार बार ये बोला कि इसमें जो की पॉइंट है हमने केवल उसकी डिस्कशन करी आज। हमने ये नहीं करा कि हम अपने मन से सोचेंगे नहीं इसको ऐसे लागू किया, वो अलग मुद्दा है। अभी हम केवल एक रीड कर रहे थे एक आर्टिकल, उसको हमने रीड किया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारा एक कोर्स है ऐप के ऊपर, है ना, आप उसको एक बार ज्वाइन करो, आपको मजा आ जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए धन्यवाद।